रिक्लेम योर एज। ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। सर मेरा नाम निशा राव एडवोकेट में मेरा माइंड था कि मैं एसएससी मेडिकल से करूँगी और डॉक्टर। अच्छा, आपका इस वक्त जो है वो आप सिर्फ सिटी कोड देखती हैं या हाई? पता नहीं था, लेकिन मैंने कम्युनिटी में आके रोडों पे भीख मांगी, चौराहों पर भीख मांगी, घरों में भीख मांगी, लोगों से स्टडी के लिए पैसे मांग के। जब कभी खुद को सैड फील करती हूँ तो सैड पैसे से ही करती हूँ। आज के वो तो नहीं मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। मैं उस फील्ड से या उस नेचर से हिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं। कौन सी सब्जी खिला रही हैं? आज मैं आपके लिए सब्जी नहीं, आपके लिए मैं पुलाव बनाऊँ। मेरा मल मलदा दिल से नजर नहीं चलता, आने दे मनावगी मैं हाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर एजेंट के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर हमेशा किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ सोशल एक्टिविज़म से है और आप बेसिकली एक एडवोकेट हैं। वैसे तो मेन स्ट्रीम कम्यूनिटी में मुख्तलिफ़ कारनामे अंजाम दिए ही जा रहे हैं मुख्तलिफ़ हीरोज़ और लेजेंड्स के ज़रिए, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं। आम तौर पर इन्हें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ही समझा जाता है, लेकिन जो कारनामे अब इस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लोग दे रहे हैं वो मेन स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। मुफस्सिल तारुफ जो है वो आपसे ख़ुद करवाएंगी, तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम निशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आज आपने फ़र्स्ट टाइम हमारे ऑफ़िस का विज़िट किया और आपके चैनल से मुझे बोलने का मौका मिला। थैंक यू अगेन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता। अल्हम्दुलिल्लाह। निशा, आप कैसी हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें और आपके ऑफ़िस आ सकें, और इस बात का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार कहने पर आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। निशा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? ये सवाल मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ। सर मेरा नाम निशा राव एडवोकेट है। निशा जो नाम था मेरे कम्युनिटी के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने रखा था, और राव मेरी कास्ट है, मैं राजपूत फैमिली से बिलोंग का है, तो अब मेरा जो कंप्लीट नाम है वो निशा राव है। निशा राव जी, ठीक है। तो निशा, आप मुझे ये बताएंगी कि आपका एकेडमिक्स जो है, आपकी स्कूलिंग वगैरह वो कहाँ से हुई, कैसे स्टार्ट हुआ? अच्छा, फिर आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा एक ट्रांसजेंडर होते हुए, या फिर किस उम्र में जाके आपको अंदाज़ा हुआ कि मैं शायद एक जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है उससे हट के हूँ? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो आप एकेडमिक्स का बताएं कि आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, किस शहर से आपने स्टार्ट लिया, मैट्रिक कहाँ से किया, फिर आपने माशाल्लाह से इंटर किया, फिर आप माशाल्लाह से अब वकील हैं। तो और नाजरीन, ये प्राउड हमें हासिल है कि जिस निशा राव का हम इंटरव्यू ले रहे हैं ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर हैं। जी निशा। सर बेसिकली मैं पंजाबी हूँ और लाहौर से बिलोंग करती हूँ। ठीक। जो मेरी स्कूलिंग हुई है मैट्रिक तक लाहौर से मैंने की है अपनी फैमिली से ही। मेरी फैमिली ने मुझे फुल सपोर्ट किया, तो मैंने वहाँ पर स्कूलिंग अपनी मैट्रिक कंप्लीट किया। स्टार्टिंग मेरा इस तरह था कि 5th-6th क्लास तक तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा जेंडर क्या है। मुझे अपने बारे में नहीं पता था मैं क्या हूँ। जब मैं 7th-8th क्लास में आई तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी वो हैं मसलन कि मेरे अंदर कुछ इस तरह की खामियां हैं, मैं दूसरे बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ हूँ, डिफरेंट हूँ। हाँ, मैं थर्ड जेंडर हूँ। मुझे उस टाइम फील नहीं था। जब मैं 9th-10th में आई, मोहल्ले में बुलिंग्स करना, फैमिली का रिजेक्शन, सोसाइटी का रिजेक्शन जो होता है हमारे लिए, हमें लोग या फैमिली उस तरह की डिग्निटी नहीं देते, इज़्ज़त आई मीन्स
कि बहन भाइयों का हमारे साथ जो रवैया होता है, रिलेटिव्स का होता है, नेबर्स का होता है, स्कूल्स का जो हमारे स्टूडेंट्स क्लासमेट होते हैं, हाँ, वो उनके आमतौर रवैये पर से तंग करते हाँ हैं। तो मैं बहुत डिप्रेशंस में आ गई थी कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहती थी। ठीक है। और फैमिली का थोड़ा स्ट्रिक्ट रवैया था, तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि मैं घर को मूव करके कहीं और चली जाऊं जहां पर मैं अपने गोल्स कंप्लीट कर सकूं, मैं अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकूं। तो मैंने मैट्रिक करने के बाद कराची की तरफ मूव किया, अपनी कम्युनिटी में आ गई। ये जो हमारा कल्चर है कम्युनिटी, इसमें आकर मैं रहने लग गई। तो मुझे आइडिया नहीं था कि फैमिली और कल्चर बहुत डिफरेंट होते हैं। फैमिली में ये होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, मसलन हमें फाइनेंशियल तौर पे फुल सपोर्ट होती है फैमिली की, एजुकेशन, हेल्थ और हर लिहाज से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें हेल्प माँ करते के हैं। बारे में तो आमतौर पे कहा भी जाता है ना, मामा टंडियाँ चावा। हाँ, तो पेरेंट्स उस टाइम मैच्योर नहीं थी, तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो मूव करके कराची आ गई हूँ। तो जब यहाँ पर आई तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, घर का रेंट देना, फूड पैकेज जो होता है खाना पीना वो करना, सही। और भी रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदना, बड़ा टफ़ लाइफ होगी, परेशान हो गई थी। जब कम्युनिटी के साथ रहने लगी, कम्युनिटी के जो दूसरे लोग हैं वो सब बैगिंग्स करते थे सिग्नल्स पर, घरों में। सही। तो मैंने कभी लाइफ में बैगिंग नहीं की, ना मुझे अच्छा। आइडिया था बैगिंग क्या होती है, ना कभी मैंने डांस किया। अच्छा। तो इस तरह का आइडिया नहीं था। मैं एक स्टूडेंट लाइफ में थी, जैसे स्कूलिंग की और आ गई, एक स्टूडेंट थी, सही। मुझे इतना आइडिया नहीं था। सही। तो जो हमारे लोग थे, मेरी फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि निशा अगर तुम बैगिंग करोगी तो सरवाइव करोगी, नहीं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और करनी पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत अजीब फील होता था। मैं बैगिंग करती थी तो मुझे ये लगता था जो मेरी इज़्ज़त है वो मेरी दाव पे लग रही है, ये मेरे लिए अच्छा काम नहीं है, और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था। मजबूरी होती है इंसान के पास, कोई ऑप्शन नहीं है, आईडी कार्ड नहीं था, जॉब नहीं थी, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं। 1 साल वेस्ट किया मैंने बैगिंग करने के बाद। फिर मैंने यहीं से इंटर किया बैगिंग करते करते। अच्छा। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया तो बैगिंग निशा करके। आपका मैट्रिक कौन से ग्रुप में था? जो मैंने मैट्रिक किया था मैंने फर्स्ट डिवीज़न में किया था, पंजाब से ही किया था। जनरल मैंने। ग्रुप में था या जी, साइंस ग्रुप मैंने में? साइंस से पढ़ा था। अच्छा, बायोलॉजी। जी, मैंने केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स और अच्छा। बायोलॉजी, मैंने बायोलॉजी में इसमें मैट्रिक किया। स्टार्टिंग में मेरा माइंड था कि मैं एफएससी मेडिकल से करूँगी और डॉक्टर बनूँगी, मेरा लाइफ का एक ड्रीम था। अगर फैमिली के साथ रहती आई थिंक कि आज मैं डॉक्टर निशा होती। हाँ, तो डॉक्टर होती। आज मैं उसके अपोजिट आप क्रिमिनल्स का इलाज कर रही हैं, पहले आप मरीजों का इलाज करती हैं। आजकल क्रिमिनल्स केसेस वगैरह देखती हूँ, ये चीज़। तो आपने फिर इंटर वहीं लाहौर से किया? नहीं, मैं मूव करके मैट्रिक करने के फौरन बाद कराची आ गई थी। फिर मैंने इंटर यहाँ से मैंने इंटर यहीं से किया। बीए वो आर्ट्स में था? जी, जो मैंने इंटर किया था वो मैंने आई.कॉम किया था, कॉमर्स अच्छा, पढ़ा। कॉमर्स में, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने सिंपल बीए किया था कराची यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में। फिर उसके बाद मैंने IR में इंटरनेशनल रिलेशन में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था। अच्छा। तो मास्टर करने के बाद जब मैंने देखा कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी हेल्प, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना मैं एक वकील बन के अपनी कम्युनिटी के लीगल इश्यूज़ पर, और भी बहुत ज़्यादा, क्यों हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ और ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने फिर लॉ की फील्ड को चूज़ किया, और लॉ मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मैं ज़्यादा हार्ड वर्किंग करूँगी तो मैं कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। तो मैंने सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, और फिर मैंने वहाँ से इस तरह आहिस्ता। कितने साल का होता है LLB? मैंने मास्टर के बाद किया था। मेरा जब मैंने एडमिशन करवाया था उस टाइम 3 इयर्स में थी मैं, 3 साल का था। तो आपकी अपनी उम्र कितनी है फिर? मतलब आपने इंटर किया, बैचलर BA किया, फिर मास्टर किया, फिर LLB किया, तो अभी मतलब क्या बहुत पुरानी हैं आप क्या? नहीं, मैं 28 साल मुझे कंप्लीट होने वाले हैं मेरे। मतलब कोई भी साल आपने बगैर पढ़ाई के छोड़ा नहीं? सिर्फ 1 साल मैंने वेस्ट किया था। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, बैगिंग करनी स्टार्ट की थी, 15 साल की थी शायद आप? नहीं, उस टाइम मैं थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और सेकंड मेरे पास फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं अपनी एजुकेशन का वो कर सकूं। इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही लॉ में, लॉ की फ़ीस भरना, नोट्स वगैरह लेना, रजिस्ट्रेशन करवाना, और फिर लाइसेंस के लिए फ़ीस करना। तो बहुत कम लोग ऐसे थे, मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, और मैं आज एक वकील बनकर आप लोगों के सामने बैठी हूँ। इस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना।
और आज मैं आपके सामने नाजरीन, ये बड़े दुख की बात है जब हम ये देखते हैं कि इतनी मेहनत करने वाले और इतने हार्ड वर्किंग लोग जो कि हमारे लिए पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी और एक बहुत पॉजिटिव पहचान बन सकते हैं और बन रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते। अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो उन्हें मज़ीद मोटिवेशन होगी, एनकरेजमेंट होगी और वो हमारे लिए मज़ीद नाम रोशन करके पाकिस्तान का भी, अपने माँ बाप का भी और सोसाइटी का भी लेकर आएंगे। अच्छा निशा, आपने फिर जब लॉ की एजुकेशन मुकम्मल कर ली तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आपने की? जी, अभी मैं प्रैक्टिस कहते हैं लॉ तो जो है कानून तो सीखते ही रहना, सारी ज़िंदगी मेरी गुजर जाएगी, लेकिन अभी मैं सीख रही हूँ। मैं मुदस्सिर इकबाल चौधरी की जो फर्म है उनके साथ अटैच हूँ। ठीक है जी, जो हमारा इदारा है ट्रांस प्राइड सोसाइटी, इनके वो लीगल एडवाइज़र हैं। हमारे जितने भी कम्युनिटी के कोई केसेस वगैरह होते हैं, पुलिस का कोई प्रॉब्लम होता है या कोर्ट का होता है, तो वही हैंडल करते हैं। मैं उनके साथ मिलकर हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसमें मैं देख रहा था कि लिखा है कि ट्रांस प्राइड society committed to promote health, social and legal issues of transgenders irrespective of caste, creed, race and religion। तो इससे तो ये irrespective है, लेकिन what about transgenders? Only the issues, legal issues of transgender को आप इसमें देखते हैं या इसके साथ आप मेन स्ट्रीम के भी अगर कोई मसला है? मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमने इदारा रजिस्टर करवाया है ये हमने ट्रांसजेंडर्स को सामने रख कर किया है। क्यों? एज अ बीइंग अ ट्रांस, बीइंग अ लॉयर, मेरा ये है कि मैं अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करूं, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके रिलेटिव्स या उनकी फैमिलीज केसेस होते हैं वो भी मैं देखती हूँ। मतलब मेन स्ट्रीम से अगर आपके पास कोई आता है, जैसे ख़वातीन के बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो हरासमेंट के भी होते हैं जिसमें उन पर वायलेंस हो रहा होता है, तो क्या वो आप लोग देखते हैं फिर? जी, जैसे कुछ लोग कोर्ट मैरिज होते हैं, हाँ। डिवोर्स का होता है, हाँ। कोई क्रिमिनल से रिलेटेड नॉर्मल लोगों के भी केसेस होते हैं, हाँ। वो मेरे पास आते हैं, वो भी मैं हैंडल करती हूँ। जैसे आप फैमिली केसेस लड़ती हैं? जी, फैमिली केसेस में आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो मेरे से शेयर करते हैं। कितने आप इस वक्त तक खुला करा चुकी हैं और तलाक़ें करा चुकी हैं? कितने घरों को आप जोड़ चुकी हैं वो भी बताएं। आई थिंक मैंने खुद तो एक भी केस मसलन के खुद से जाके डायरेक्ट नहीं किया होगा आपने, लेकिन मैं अपने सर के साथ खड़े होकर मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं। अच्छा। डिवोर्स तो मैंने खुद भी 1-2 करवाए हैं और कोर्ट मैरिज तो मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स की करवाई हैं। अच्छा। तो उनको जो मेरे से ओपन होते हैं बता देते हैं। उसमें आप क्या देखती हैं कि एवरेज क्या है इस वक्त? एक अंदाज़ा जो होता है कि मतलब हमारे यहाँ तलाक़ के केसेस भी बढ़ रहे हैं और क्योंकि आपका ताल्लुक़ इस फील्ड से, प्रोफेशन आपका लॉ का है, तो मतलब कितने % हमारे यहाँ इस वक्त जो है तलाक़ के केसेस हो रहे हैं या खुला के केसेस हो रहे हैं? क्योंकि देखें कोशिश ये होती है, जज की भी कोशिश ये होती है कि घर जोड़ा जाए, घर टूटे नहीं। वो बहुत एक एक्सट्रीम आ जाती है जिस पे जाकर फिर मेरा जो अपनी थिंकिंग है, ज़्यादातर खुला के केसेस होते हैं, तलाक़ के कम होते हैं। क्यों? जो एक मर्द होता है उसकी यही होती है कि मेरा घर तबाह ना हो, मेरे बच्चे हैं, घर बना रहे और अच्छे तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सकें। ज़्यादातर खुला के केसेस, मेरा जो एक्सपीरियंस है खुला के केसेस, वो मुझे ज़्यादा देखने में नज़र आए हैं। अच्छा, आपका इस वक्त जो है वो आप सिर्फ सिटी कोर्ट देखती हैं या हाई कोर्ट भी कर रही हैं? नहीं, मैं सिटी कोर्ट देखती हूँ, लेकिन वो भी मैं कोई स्पेशल केसेस वगैरह में जाती हूँ, मैं रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रही। असेस जब आप करती हैं अपने सर को तो उसमें हाई कोर्ट वगैरह भी जाना? नहीं, हाई कोर्ट नहीं जाती, सिर्फ मैं सिटी कोर्ट के केसेस देख रही हूँ। अभी मैं छोटे लेवल पर ही काम कर रही हूँ, पहले मैं एक प्रॉपर तरीके से अभी तिफले मकतब है। हाँ, तो इंशाल्लाह सिटी कोर्ट के बाद मैं हाई कोर्ट में ज्वाइन ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा निशा, आप मुझे ये बताइए, निशा राव तो आपकी कास्ट हो गई, निशा आपको आपकी कम्युनिटी में से नाम मिला। आप थोड़ा सा अपनी जो आपकी कम्युनिटी है उससे थोड़ा सा उनका जो एक अंदाज़ है उससे हट के लगती हैं। मतलब आपके कुछ काम ऐसे हैं हमने कभी नहीं देखा, ना कोई वीडियो देखी, ना कभी हमने आपको किसी फंक्शन में देखा। ऐसे एक होता है ना कि वो फंक्शन करते हैं जाकर ट्रांसजेंडर्स डांस करते हैं या इस किस्म के प्रोग्राम, उसमें हमने कभी नहीं देखा आपको इस तरह से। तो डू यू डांस करती हैं आप डांस या नहीं? मैं फंक्शन मूवीज़ सॉन्ग्स वगैरह म्यूज़िक में इनको लाइक नहीं करती। क्यों? स्टार्टिंग से मैं एक ऐसे घराने से, एक मजहबी घराना था, मेरी जो तरबियत की गई थी वो एक मजहबी घराने से हुई है, मेरी फैमिली से। सही। तो वहाँ से मुझे जो मैंने लर्न किया है वही मैंने आगे आकर खुद पर अप्लाई किया है।
तो मैं एक सिंपल लाइफ मैंने गुजारी, जिस लाइफ में मैंने बैगिंग की और स्टडी की एक सिंपल तरीके से रही हूँ। मुझे तो कभी मैंने नहीं आज किया तक ज़िंदगी में कभी डांस नहीं किया, कभी वेडिंग पार्टीज़ अटेंड नहीं की। जैसे हमारे ट्रांस की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, वो मैं अटेंड नहीं करती, और ना मैंने कभी ऐसी बर्थडे की है अच्छा जिसमें म्यूज़िक और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो। इस तरह की चीज़ों से मैं दूर भागती हूँ। मेरी एक बहुत सिंपल सी एक ज़िंदगी है जिसमें मैंने सिर्फ अपने गोल्स को फोकस किया कि मतलब आप उन्हें भी बुरा नहीं कहती लेकिन आप खुद नहीं करती वो। जी जी, वो मेरा हर इंसान का खुद का अपना एक अंदाज़ा होता है कि उसने लाइफ में क्या करना। मेरे गोल्स वो नहीं थे जो दूसरे ट्रांसजेंडर्स के हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट थी अपनी अच्छा, ट्रांसजेंडर्स में आपका रोल मॉडल कौन है? आप किसको आप समझती हैं कि ये एक आइडियल काम करने वाला बंदा है मेरे अलावा? आप खुद तो कर रही हैं, क्या आप सोचेंगी कि मेरे अलावा एक जो आइडियल काम इस वक्त कर रहा है वो फलां ट्रांसजेंडर है? वो आप इंटरनेशनली नेशनली दोनों तरह से देखें कि मैं अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को रोल मॉडल समझती हूँ। हमारी कम्युनिटी के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं वो सब एजुकेट होकर घर से आते हैं, ठीक है, घर से पढ़ लिख कर फिर इस कम्युनिटी में आ जाते हैं। मैं ख़ुद को अपने लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल समझती हूँ, और मैं ख़ुद की एक बहुत बड़ी आइडियल हूँ कि मैंने घर को छोड़ा जब मेरी उम्र इतनी कम थी कि मुझे पढ़ने का भी पता नहीं था, लेकिन मैंने कम्युनिटी में आके रोडों पे भीख मांगी, चौराहों पर भीख मांगी, घरों में भीख मांगी, लोगों से स्टडी के लिए पैसे मांग के मैंने मास्टर किया और मैंने लॉ किया। मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं ख़ुद को ही प्रमोट कर सकती हूँ, और मेरी आइडियल मैं ख़ुद हूँ। मैं निशा राव को आई थिंक के लाइक करती हूँ कि हाँ कि मेरी तरह लोग काम करके दिखाएं, तो मैं आई थिंक कि मैं किसी को अपना आइडियल समझ सकती हूँ। तो आपने केसेस वगैरह जब आप लोग लड़ते हैं, आपके जो बॉस हैं वो जब केस लड़ते हैं, तो आप उन्हें जब कोई केस रेफ़र करती होंगी कि ये मेरे जानने वाले इनका ये केस है, फ़ीस लेती हैं आप उनसे? नहीं, अगर मैं कोई नॉर्मल लोगों का केस देती हूँ तो बहुत कम सर पैसे लेते हैं। मेरे ट्रांस से पैसे नहीं लेते, वो फ्री में काम कर देते। अक्सर ऐसा होता है कि कई ट्रांस के पास थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं कुछ ट्रांसजेंडर्स, या उनके पास इस्तात होती है कि वो फीस पे कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन सर मना कर देते, कहते नहीं निशा तुम्हारी फ्रेंड है, कल को फिर भी तुम्हें इससे काम पड़ेगा। हम अगर इससे 2, 4, 5 हज़ार रुपया लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम इसका काम फ्री में करेंगे। और मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से अगर कोई आपके पास आता है तो उनको जी जी हम लेते हैं पैसे? हम उनसे भी नहीं लेते, यहाँ तक कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से जो कन्विंस होता है पिक एंड ड्रॉप वो भी नहीं लेती। बल्कि मैं उनको चाय खाना वगैरह, अगर वो जेल में होते हैं पुलिस स्टेशन में, वहाँ पर या कोर्ट में नाश्ता या दोपहर का खाना, वो मैं खुद से ही उनको खिलाती हूँ। तो आपकी कम्युनिटी में होते हैं चोर डाकू कातिल होते हैं? नहीं, मेरी कम्युनिटी बहुत भोली है। वो बहुत सादा लोग हैं, अपने बहन भाइयों में बहुत दिल के छोटे होते हैं, पेरेंट्स का और फैमिली का और सोसाइटी का ख्याल करने वाली है मेरी कम्युनिटी। कोई दहशतगर्द हमें नहीं हमारे ऐसे नहीं है कि हमारे कभी मैंने नहीं सुना कि इसने मर्डर कर दिया, डकैती की। अगर हम जेल्स के विजिट करें तो शिकार हो जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं होते। बस ये होता है कि अगर कभी कभार कोई ट्रांसफ़र केस भी बनता है, वो भी किसी मेल की वजह से या फीमेल की वजह से बनता है कि उनके साथ इन्होंने सहूलतकार के तौर पर कुछ किया हो, तो आई थिंक कि उन पर वो केस अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। डायरेक्ट वो इस कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें ट्रांस कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हो। नाजरीन, इस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको हम रोल मॉडल के तौर पर सामने ले सकते हैं। उन्हीं में अब निशा राव भी शामिल हो गई हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा नाम जो है वो आयशा मुग़ल का है, जो कि फ़ातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर वर्क कर रही थी। इसके अलावा हमारे पास बिंदिया राना का नाम मौजूद है, निशा राव उसमें शामिल हैं, और हमारे पास एक बहुत और बड़ा नाम जो है वो अलमास बॉबी का मौजूद है। तो ये वो नाम है कि जो शायद अच्छे काम के लिए पाकिस्तान की पहचान बने इस कम्युनिटी के अंदर। तो आप एंटरटेनमेंट कैसे करती हैं? कोई टीवी वगैरह देखती हैं या कोई म्यूज़िक सुनती हैं? किस तरह से एंटरटेन होती हैं? हाँ, जब कभी खुद को सैड फील करती हूँ तो सैड सॉन्ग सुनती हूँ, कभी कभार अकेले में। और कभी हैप्पी फील करती हैं तो फिर? हैप्पी फील करती हूँ तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ और ट्रैवल करती हूँ। अपने पैसों की? आई थिंक अपने पैसों से ही करती हूँ आज के दौर में। वो तो नहीं मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। मैं उस फील्ड से या उस नेचर से या उस थिंकिंग की नहीं हूँ कि मैं किसी को बोलूँ मुझे नोट। तो सैड सॉन्ग कौन? सैड सॉन्ग जब आप सैड होती हैं तो कोई सॉन्ग ऐसा है जो आपको पसंद है, सुनती हैं? बहुत ज़्यादा मैडम के सॉन्ग सुनती हूँ। मैडम नूरजहां के? अच्छा, मैं उनको लाइक करती हूँ क्यों हमारे कल्चर उनके सैड सॉन्ग्स तो बहुत कम नहीं है?
उनके सैड सॉन्ग तो कम है, लेकिन मैं कभी कभी जब मेरा दिल कर रहा होता है, उदास होती हूँ खुद को हैप्पी करने के लिए, तो उनका कभी कभार मैं जो है पंजाबी सॉन्ग है, क्यों मैं पंजाब से हूँ, तो मैं सानू नहर वाले पुल ते बुला के देखो रे माही किथे रह गया, ये मैं अक्सर सुन लेती हूँ। ये मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो कितनी बार आपने सुना होगा? और ये मैंने आई थिंक 100 टाइम्स अभी अबव सुना होगा। और तो वो माही का पता चला कि खौरे कितने रह गया? आई डोंट नो, अभी तक पता नहीं चला। अच्छा, तो मैडम के इसके अलावा और गाने वगैरह सुनती हैं? हाँ, और भी काफ़ी सुनती हूँ। हाँ, उर्दू सुनती हैं? उर्दू सॉन्ग भी मैंने बहुत सुने हैं। अच्छा, तो मैडम के अलावा आप किसी और को, मेल्स वगैरह में किसी को सुनती हैं पाकिस्तानी? मेहदी हसन खान है या गुलाम अली है या आतिफ असलम? नहीं, मैं सजाद अली का सॉन्ग है। अच्छा, वो मुझे एक बहुत फेवरेट है, सैड सॉन्ग में। वो अक्सर साहिल पे खड़े हो तुम, थोड़ा गा के बताएं। आई थिंक मुझे शर्म आती है। इसमें क्या शर्माने की बात? आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं। कोई नहीं, बड़े गुलकार में ये हमेशा कहता हूँ अपने चैनल पे, जो बड़ा सिंगर होता है ना, वो हमेशा यही कहता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरी आवाज़ इस वक्त सही नहीं है। आवाज़ अच्छी होती है, सबकी अच्छी होती है। ठीक है, ट्राई करती हूँ। पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो डूबे बगैर ही वापस आ जाते हैं। ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, सज्जाद अली हो गए, मैडम नूर जहाँ हो गई आपकी फेवरेट सिंगर में? मैडम नूर जहाँ मुझे लग रहा है फरिया परवेज़ के गाने। अच्छा, फरिया परवेज़ के भी गाने अच्छे लगते हैं। कौन सा गाना उनका पसंद है? फरिया परवेज़ का अभी तो आप मेरे बचपन को मुझसे आज याद करवा रहे हैं। अच्छा, मैंने आज तक कभी इस लेवल पे इंटरव्यू नहीं दिया। फरिया परवेज़ का ये दिल हुआ बो काटा। अच्छा, पतंगबाज सजना से। एक दफ़ा जब मैं मसलन मैट्रिक में थी, तो हमारे वहाँ पे बसंत सेलिब्रेट किया जाता है लाहौर में। हुमैरा चन्ना मुझे अच्छी लगती है, उनके भी बहुत सॉन्ग्स मैंने सुने हैं। हुमैरा अरशद मुझे अच्छी लगती है। बड़े बड़े नाम। हाँ, और उसके बाद और भी काफ़ी सिंगर्स हैं, लेकिन अभी तो 5-6 साल से मैंने कभी सॉन्ग वगैरह नहीं सुने। लेकिन उससे पहले मैं मुझे हुमायूं सईद की एक्टिंग, मानूर बलोच की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती थी। एक्टर्स में आपको हुमायूं सईद अच्छे लगते हैं? हाँ, मेरे फेवरेट हैं। अदनान सदीकी मुझे अच्छे लगते थे। आई थिंक अभी तो मैंने कभी जो टीवी ड्रामाज होते हैं, अब वो तो मैं कभी टाइम तो कभी इनसे मुलाकात हुई है आपकी? हुमायूं सईद से कभी मिली? हुमायूं सईद से मैं मिली हूँ, मानूर बलोच से मिली हूँ, नुमान एजाज से मिली हूँ। तो हुमायूं सईद से मिली, सही मिले थे? नहीं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने रिस्पेक्ट दी। देखें, हम ट्रांस कम्युनिटी में स्टूडेंट हैं। अच्छा। उन्होंने अच्छे तरीके से मेरे साथ बात की थी। अब मैं मिली हूँ, मैं फवाद से मिली हूँ। फवाद चौधरी से? जी, जो वजीर हैं? नहीं, फवाद, आई थिंक नहीं, फवाद खान। अच्छा, फवाद खान। जो नाज़रीन, निशा ने डरा दिया कि फवाद चौधरी से मिली, फिर तो ये भी चांद का ऐलान ये कर रही होती हैं आज। नहीं, मैं फवाद खान एक्टर की बात कर रही हूं। फवाद खान तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं उनके बाद। नाज़रीन, ये जितने नाम निशा ने अभी लिए, ये सारे वो नाम हैं जो कि वाकई पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, आइकॉनिक सारी पर्सनैलिटीज़ हैं। जैसे हुमैरा अरशद कहा, हुमैरा चन्ना का नाम लिया जो कि मैडम नूर जहाँ की शागिर्दों में से ही हैं। फरीहा परवेज़ हो गई जो कि पूरी फैमिली ही एक ऐसे फील्ड से ताल्लुक़ रखती है, आर्ट से उनका ताल्लुक़ है, जिसमें आरफा सिद्दीकी, तलत सिद्दीकी, नाहिद सिद्दीकी, ये सब लोग शामिल हैं और पाकिस्तान के नाम को आगे लेकर चल रहे हैं। फरीहा परवेज़ का बो काटा जो है वो निशा को बहुत पसंद है। अब निशा से हम ये पूछेंगे कि इन्होंने किसी की पतंग जो है वो काटी है कभी या नहीं? इस तरह की ना तो मेरी थिंकिंग थी और ना मैं इस सोच से आई हूँ। आप पतंग नहीं काटती? मैं इस लेवल पे हुई नहीं कि मैं किसी की पतंग काटूँ। जो मेरी खुद की ज़िंदगी है वो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस की है। कि देखें कि हम अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, बहन भाइयों को, सबको छोड़ देते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, तो फिर हम अपनी खुद की जो ज़िंदगी, अगर हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं तो हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करें। इसलिए मेरा तो यही ड्रीम है कि जो मेरी लाइफ है वो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व करूं और उनके फ्यूचर में, अभी और आने वाले वक्त में मैं उनकी मदद करूं। और जो मेरे ड्रीम्स हैं कि मैं इनके लिए ओल्ड एज होम बनाऊं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा। जहाँ पर इनको 3 टाइम खाना मिले, हेल्थ हो इनके रहने का। क्यों हमारे कम्युनिटी के लोग जब बूढ़े हो जाते हैं वो बैगिंग नहीं कर सकते, तो फिर उनका जो रोज़गार होता है वो बहुत उनको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। मेरे ख्याल से लाहौर में तो नहीं है, लाहौर से थोड़ा हट के जो बनाया है वो शादरा में बनाया है, आशी भट्ट ने जो, हाँ, उन्होंने बनाया
ख्वाजा सराओं के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के हर शहर में होने चाहिए, ताकि ख्वाजा सराओं को ये उम्मीद हो कि अगर हम बूढ़े हो जाएंगे, बीमार होंगे, हमारे लिए कोई इस तरह का शेल्टर है जहाँ हमें हर तरीके की सहूलत प्रोवाइड की जाती है, तो वो इजीली तरीके से जाकर लाइफ का कोई भी हिस्सा वहाँ पर अपना स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये जो ट्रांस प्राइड सोसाइटी है निशा, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? जी जी, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन NGO? जी जी, एज अ NGO। अच्छा, तो इसमें आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह, आपको कोई नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिले? नेशनल इंटरनेशनल अभी तक तो नहीं मिले। पहले तो मैं एम्प्लॉय हूँ डिफरेंट NGOs के साथ और कर रही हूँ काम। अभी मैंने माशाल्लाह इदारा तो मेरा काफ़ी टाइम से रजिस्टर्ड था, लेकिन मैंने अपने इदारे को कभी फोकस नहीं किया। बस मैं कितना अर्सा हो गया आपके रजिस्टर्ड इदारे को? आई थिंक कि मेरे इदारे को रजिस्टर हुए 4 ईयर्स हो गए, 4 से 5 ईयर्स मेरे इदारे को। आई थिंक मुझे सही से याद डेट मेंशन नहीं है, काफ़ी टाइम 4-5 साल हो गए हैं, शायद मे बी। आई थिंक इससे ज़्यादा ही टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने कभी इस इदारे के लिए काम नहीं किया था। मैं बस जॉब कर रही थी और अपने गोल्स को फोकस कर रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं अपने इदारे को उस टाइम रन करूँ जब मैं किसी मकाम पर पहुँच जाऊँ, जब मैं वकील बन जाऊँ या मैं कोई एक ऐसी पोस्ट पर हूँ जहाँ पर जाकर मैं अपने इदारे को, ट्रांस प्राइड सोसाइटी को सपोर्ट कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे लगता है कि मैं किसी मुकाम पर हूँ, तो मैंने तभी अपने इदारे को लॉन्च करके अपनी कम्युनिटी के एक साथ काम करना शुरू। तो नाजरीन, हमारे चैनल को देखने वाले नेशनली और इंटरनेशनली ऐसे लोग भी होंगे कि जो इसी किस्म के कामों में अमल दखल रखते हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि आगे बढ़ें। और जैसे निशा ने एक NGO बनाई है और ये NGO माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त इसने काम भी शुरू कर दिया है, मेन स्ट्रीम में आकर काम कर रही है, तो उन्हें भी चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करें। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी NGOs को जो कि माशाल्लाह वाकई काम कर रही हैं, मेन स्ट्रीम के अंदर उन्हें सपोर्ट किया जाता है, उन्हें ग्रांट्स दी जाती हैं और वो ग्रांट्स को फिर आगे कम्युनिटी के काम के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी हमें चाहिए कि हम आगे आएँ और इनको भी सपोर्ट करें। और मेरी NGO से भी रिक्वेस्ट होगी कि वो भी इनके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। निशा, आप मूवीज़ वगैरह पाकिस्तानी देखती हैं? हाँ जी, मैं पाकिस्तानी मूवीज़ मैंने काफ़ी देखी हैं, लेकिन अभी तो टाइम नहीं लगता। लेकिन जब स्टूडेंट लाइफ में थी, बोर हो रही होती थी या फ्री होती थी समर वेकेशन में, तो काफ़ी मूवीज़ मैंने देखी। कौन सी कोई एक आध फेवरेट मूवी रही है पाकिस्तानी? पाकिस्तानी मूवी कवि की और रानी की नागमनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो मैंने वहीद मुराद? जी जी, जिसमें हाँ जी जी, वहीद मुराद, आई थिंक या वहीद मुराद और रानी थे। जी जी, नागमनी वो मुझे मूवी बहुत अच्छी है। ये मेरा फेवरेट गाना था, उन दिनों में सुनती थी। अच्छा, ये भी मैडम का ही गाया हुआ है? जी जी, ये है। उसके बाद चूड़ियाँ मूवी मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी देखी है, मोहम्मद राना वाली। जी जी, मोहम्मद राना की। और उसके बाद शान की मूवी थी तेरे हाथ में, जो वो ज़ारा शेख के साथ उसकी थी, क्या कहते हैं, शान तेरे हाथ में, वो मूवी बहुत अच्छी थी। इस तरह मैंने काफ़ी मूवीज़ पाकिस्तानी देखी। अच्छा, सारे जो जितने भी लोग हैं वो माशाल्लाह से निशा को जो है ख़ानदानी लोग पसंद हैं। खाने का शौक़ है निशा? हाँ, खाने का शौक़ है, लेकिन कम खाती हूँ, लेकिन सब्जियाँ बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, कौन सी सब्जियाँ पसंद है? कोई भी मिल जाए सब खाती हूँ, शौक़ से खाती हूँ सब्जियाँ। टिंडे खा लेती हैं? हर चीज़ खा लेती हूँ। और चुंगे खाती हैं? आई थिंक चुंगे मुझे वो कड़वे जो होते हैं बहुत ज़्यादा। करेला? नहीं, चुंगे होते हैं वो बड़े, वो नहीं मैंने कभी, डिफरेंट से होते हैं। नहीं, वो नहीं खाए। रेगिस्तानी, आमतौर पर उसे शुगर के मरीजों की सब्जी कहा जाता है। वो नहीं, हाँ वो नहीं खाए। वो कभी खा के देखिएगा, फिर तौबा करेंगी सब्जी खाने पे। अच्छा, तो बेस्ट कौन सी सब्ज़ी है? खाती तो सब हैं, कोई कुछ भी रख दें आपको तो आप खा लेंगी, लेकिन मिक्स सब्जियां खाना बेस्ट होता है। जैसे आलू, मटर, गाजर, ये चीज़ें मिक्स करके मैं खुद कुकिंग करती हूँ। अच्छा, तो खुद वो बावन भुजिया जैसे कहते हैं आमतौर पर? हाँ, वो बनाकर। अच्छा, मैं पंजाबी डिशेस ज़्यादा बनाती हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो पंजाबी जो पुलाव होता है वो खाती हैं? जी, वो मटन का जो होता है? मटन का खाती भी और बनाती भी हूँ। अच्छा, और साग, मकई की रोटी? साग मेरा फेवरेट है। यहाँ तो नसीब नहीं होता, कराची में जब अपने गाँव जाती हूँ पंजाब, अपनी माँ के हाथों का साग खाती हूँ। तो साग कौन सा, आप वो घोटा हुआ साग खाती हैं या वो खड़ा साग जो होता है? नहीं, मैं घोटा हुआ साग जो घर में घोटा लगाकर बनाते हैं, वो वाला खाती हूँ। जो आपको पता है कि जट टाइप साग बनता है घर में, फैमिली में, बिल्कुल। मैं खुद एक जट फैमिली की तरह एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं वो साग खाती हूँ। तो मीट में आपको मतलब गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह इतना पसंद नहीं है? हाँ, अगर मिल जाए तो खा लेती हूँ, वैसे अदरवाइज शौक से मैं मीट वगैरह नहीं खाती। अच्छा, कम्युनिटी में जब आप जाती हैं तो आम तौर पर आपको जो है वो ऐसी कौन सी खुराक है जिसकी आप उम्मीद रखती हैं कि मेरी कम्युनिटी मेरे लिए वो
खुराक ज़रूर लेकिन रखें। कम्युनिटी के लोग क्यों बहुत कम लोगों से मिलती हूँ अपनी कम्युनिटी में, खाना पीना जिनके साथ करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा क्लोज मेरे कम्युनिटी के लोग हैं उनसे, उनको पता है निशा को चावल और सब्जियाँ वगैरह पसंद है, वो मेरी फेवरेट ही चीज़ें मेरे जाने से पहले बना तैयार कर लेते जी हैं। वही खाती हूँ। तो आज आप हमें क्या खिला रही हैं? आज मैं आपको क्या खिला रही हूँ, आज मैं आपके कौन सी लिए सब्ज़ी खिला रही हैं आप? आज मैं आपके लिए सब्ज़ी नहीं, आपके लिए मैं पुलाव बनाऊंगी। अच्छा, पुलाव, मीट, उसका मटन का पुलाव बनाऊंगी मैं आज आपके लिए। अच्छा, तो आप इस पे बड़ी डिसअपॉइंट होंगी कि मैं चावल नहीं खाता। कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चावल नहीं खाते फिर मैं उसमें से मटन उठा के खा लूँगा मैं रोटी के साथ। ग्रेट है, ग्रेट है। ये तो निशा की मोहब्बत है जो अपना माशाल्लाह से इस तरह का एटीट्यूड रखती हैं कि फ़ौरन से पेशतर आपने मुझे जो है ना पुलाव का ऑफ़र कर दिया। अच्छा निशा, आपने माशाल्लाह से बहुत अचीवमेंट्स हैं आपकी। इन अचीवमेंट्स के अंदर आप ये फ़ील करती हैं कि आप कौन सी अचीवमेंट को ये समझती हैं कि मेरी बेस्ट अचीवमेंट थी, ये सबसे बेहतरीन अचीवमेंट थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की? देखिए, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। जब मैं भीख मांगती थी ना, तो सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज के आगे से गुजरती थी शाम में, क्यों मैं बंस रोड पर ही रहती थी। जी। तो वहाँ से मैं गुजरती थी ना पैदल, तो मैं जैसे एक ठंडी आह नहीं होती, वो दिल से भरती थी। मेरा एक लाइफ का ड्रीम था कि काश मुझे भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। तो जिस दिन मैं पहले दिन सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में लॉ के LLB फर्स्ट ईयर की पहली क्लास लेने गई थी, उस दिन मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत लकी दिन समझा कि मैंने आज अपनी दिल की ख्वाहिश भी पूरी की और मैंने अपनी अचीवमेंट भी कंप्लीट कर ली कि मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, जिसका मैं बरसों से ख्वाब देख रही थी। वो मेरे लिए अचीवमेंट थी। और सेकंड, मुझे जिस दिन LLB फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आउट हुआ था, जब मैंने अपना लिस्ट में नाम देखा कि मैं पास हो गई हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का दिन वो था कि खुशी से मेरी आंखों के आंसू निकल रहे थे और वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उस दिन मैं समझती हूँ कि मैं दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया था, मुझे ऐसा फील हुआ। वो मेरी एक सेकंड अचीवमेंट थी, वो मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकती कि जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मेरे बहुत बड़ा ड्रीम्स था, बहुत लोगों के मेरे साथ उम्मीदें थी, मेरी कम्युनिटी की, मेरी फैमिली के, मेरे रिलेटिव्स के, मेरे दोस्त के, मेरे टीचर्स के, जिन्होंने आके मुझे घर पर सपोर्ट किया, मुझे स्पेशली पढ़ाया। क्यों मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह तो नहीं थी ना कि ट्यूशन सेंटर्स जाऊँ, कॉलेज जाऊँ। मेरे लिए एक प्रॉपर घर में आकर जिन टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, तो जब मैं पास हुई तो उन लोगों को मुझसे भी ज़्यादा खुशी हुई कि देखे कि अगर हमने इस बच्ची पर टाइम स्पेंड किया है, लगाया है, या इस पर हमने मेहनत की है, तो देखिए इसने हमें वो कामयाब होकर भी दिखाया। बिल्कुल। तो इसमें निशा, ये तो आपकी वो थी जो इंडिविजुअल आपकी अचीवमेंट थी, जो आप अपनी पर्सनल एक अचीवमेंट बता दी आपने। इस पर भी बहुत खुशी होती है कि माशाल्लाह से कम्युनिटी में आपने बड़ा नाम रोशन किया। इसके अलावा आपने कम्युनिटी के लिए जब काम किया, कम्युनिटी सर्विस जिस तरह आप खुदा के वास्ते जब काम करते हैं, अल्लाह के लिए जब काम करते हैं, उसमें कोई आपकी ऐसी अचीवमेंट है जिससे आप कहती हैं कि ये काम मैंने कम्युनिटी में ऐसा किया है कि जिस पर मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा मकसद ये था कि मैं ये इस काम के लिए पहुंच जाऊं? रिसेंटली अभी का मैं एक वाक़या सुनाती हूँ। बकरा ईद सैटरडे की थी और थर्सडे को मेरा एक केस था कोर्ट में। ठीक है। और हमारी सिंध असम्बली में ट्रांसजेंडर प्रोवेंशियल सिंध का जो बिल था उसकी कंसल्टेशन भी थी सिंध असम्बली के अंदर। ठीक है। और मुझे वो मीटिंग भी अटेंड करनी थी सिंध असम्बली की, और मुझे ट्रांसजेंडर्स की बिल भी करवानी थी। मेरे लिए वो दिन बहुत रोल रखता है कि मैंने ये 2 काम करने थे। तो जब मैं कोर्ट में पहुंची तो थोड़ा बहुत टाइमिंग मैनेज नहीं हो सका और मैं बेल कराने में थोड़ी देर होगी, लेकिन मैंने वो जो मेरी मीटिंग थी सिंध असम्बली में, मैंने उसको कैंसिल किया और मैंने ट्रांसजेंडर की बेल करवाई। मैंने बेल इसलिए करवाई, अगर आज बेल नहीं होगी, कल से कोर्ट, फ्राइडे है, ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, और फिर तो सैटरडे को ईद है, तो काफ़ी दिन गुजर जाएंगे, या 8-10 दिन के बाद इनकी बेल होगी, ये जेल इन कस्टडी में चले जाएंगे। तो मैंने उनकी बेल करवाई। उस दिन मुझे समझो कि मेरी कम्युनिटी की और मेरी इतनी बड़ी अचीवमेंट की मैंने, कि मैं इतनी खुश थी कि मैंने 4 ट्रांसजेंडर्स की बेल करवाई और वो मेरे साथ खुशी खुशी अपने अपने घर गए और उन्होंने बकरा ईद सेलिब्रेट की। अच्छा, और माशाल्लाह से खूब गोश्त खाया? हाँ, गोश्त आई थिंक खाते हैं सारे। अच्छा, आपने कहा कि आप कुकिंग भी कर लेती हैं, आप पुलाव बना लेती हैं जी। इसके अलावा और क्या अच्छा बना लेती हैं? रोटी अच्छी नहीं बनाती, उसके अलावा सब्जियां अच्छी बनाती हूँ। रोटी क्यों अच्छी नहीं बनाती? कोई नक्शा वक्शा बनाती हैं? नहीं, रोटी का ये होता है कि मैं बहुत कम रोटी खाती हूँ, एक रोटी खाती हूँ या एक ही खाती हूँ, वो मैं बाज़ार से ही ले लेती हूँ। मैं इतना कहती हूँ आटा गूंदो, स्ट्रगल करो, टाइम वैसे भी थोड़ा होता है,
कुकिंग तो ये होता है कि संडे में या वीकली 2-3 डिशेस बना के आप फ्रीज़ कर लें और वही बार फ्राई कर करके आप खाते रहें। वो सिस्टम होता है टाइम की वजह से। हाँ, मैं सब्ज़ियाँ अच्छी बना लेती हूँ, कस्टर्ड बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। हाँ, कस्टर्ड बहुत अच्छा बना लेती हूँ। कस्टर्ड मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्यों, मेरे टीचर मुदस्सर इकबाल को और मेरे और भी दोस्तों को बहुत पसंद है। मेरे साथ डायमंड रहती है, उसको कस्टर्ड पसंद है। कस्टर्ड हम डायमंड कौन? डायमंड मेरे साथ एक ट्रांसजेंडर रहती है, मेरी रूम शेयर पार्टनर। अभी वो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की। अच्छा। तो अभी हमने उसका एडमिशन करवाया है फैशन डिज़ाइनिंग में। अच्छा। तो माशाल्लाह अभी वो पढ़ रही हैं, मेरे साथ ही रहती हैं। तो किसी कॉलेज में करवाया एडमिशन? हमने उनका एडमिशन PACC में करवाया, पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर में। 1 ईयर्स प्रोग्राम उनका ये कोर्स है, डायमंड वो कर रही है। ठीक है। नाजरीन, ये एक बहुत अच्छी बात होगी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले सपोर्ट की बात की, निशा ने तो अपना जो वो स्टेप था वो पूरा कर लिया। अब आप आगे बढ़ें और आप आगे बढ़कर इसी तरह से सपोर्ट करें। जैसे पाक अमेरिकन कल्चरल सेंटर ने एक कैंपेन एक तरह से कह दें कि शुरू की हुई है कि ट्रांसजेंडर्स को सपोर्ट किया जाए, तो उसमें वो मेरे ख्याल से कुछ कम अमाउंट पर शायद उनको डिस्काउंट के साथ वो करते हैं, 50% डिस्काउंट पर सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मुख्तलिफ उनके पास कंपोनेंट्स हैं, नॉट ओनली फैशन डिज़ाइनिंग बट लैंग्वेज एज वेल एज अदर थिंग्स। तो आप भी आगे बढ़ें और सपोर्ट करें। जैसे अभी निशा ने नाम लिया डायमंड का, पहले मैं समझा कि डायमंड इन्होंने कोई कोहिनूर हीरा रखा हुआ है अपने पास, लेकिन अभी जब डिटेल हुई तो पता ये चला कि डायमंड तो इनके एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से ही इनके एक साथी हैं। तो वो माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर में है। जी, अभी वो पढ़ रही हैं और साथ में ये कोर्स कर रही हैं। और जब तक आपकी सपोर्ट है वो आप सपोर्ट करेंगे उन्हें, वो बहुत आगे निकले। मेरी सपोर्ट डायमंड के अलावा सबके लिए है, जो भी पढ़ना चाहते हैं हम उन्हें फुल सपोर्ट करेंगे। ठीक। और हम उनके लिए अच्छे से ऐसे मौके में। आप चाहेंगी कि डायमंड के अलावा भी आपके पास और भी ऐसे कीमती पत्थर आए हैं? अभी हम रिसेंटली नेक्स्ट वीक से हम यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स नाइट में स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जो कौन सी ज़बान सिखाएंगे? जी, हम इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाएंगे। और वो मेरी एक फ्रेंड है जूनी, आई थिंक उनका निक नेम है, वो USA से उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। अच्छा। ये हमें उन्होंने सारा मसलन के सिस्टम हमें जितना स्क्रीन और प्रोजेक्टर ये सारा उन्होंने हमें स्पॉन्सर। एक आपकी मेरे ख्याल से फ्रेंड जो है वो लैला के नाम से भी हैं। जी, जो जर्मनी में होती हैं। हाँ, वो मेरी फ्रेंड है। हाँ, तो डू यू थिंक कि वो सपोर्ट करती हैं आपको इस तरह से? जो शी इज़ आई थिंक डॉक्टर, PhD किया है उन्होंने। जी, वो भी सपोर्ट करती हैं। कभी मुझे प्रॉब्लम होती है तो वो मेरी फाइनेंशियल हेल्प करती हैं। ग्रेट ग्रेट। तो नाजरीन, ये आप देखें कि माशाल्लाह से जर्मनी में बैठकर भी पाकिस्तान की पहचान बन रही हैं वो। एंड हर नेम इज़ लेला। जी, लेला नाम है ना उनका। और बहुत अच्छी उनसे एक मुलाकात रही थी, बहुत ही खूबसूरत इंटेलेक्चुअल किस्म की डिस्कशन हुई थी उनसे। निशा, आप कुछ ऐसा सपोर्ट लेना चाहेंगी गवर्नमेंट से या हमारी मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से जो कि आप सोचती हैं कि हमें नहीं मिली अभी तक वो सपोर्ट? जी, मतलब एक सपोर्ट तो मैं ये देखता हूँ, ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, हाँ, आम तौर पर हम कहते हैं जी ट्रांसजेंडर की अवेयरनेस के लिए कुछ सेशंस हो रहे हैं, तो शायद ट्रांसजेंडर्स की अवेयरनेस तो ऑलरेडी आपस में हुई हुई है, मेन स्ट्रीम को अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप क्या कहती हैं कि जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत है? बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा तो अब इस्तेमाल होने लगा है, वरना वो खदड़ा, हिजड़ा और इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते थे, मतलब वो एक आम आदमी को भी सुनकर बहुत उस पर गुस्सा आता था। तो जिस पर्सन को आप कह रहे हैं उसको तो लाजमी बात है कि बहुत ज़्यादा चोट लगती होगी उससे। मैं सोसाइटी से, गवर्नमेंट से और फैमिली से यही एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि हम लोगों को डिग्निटी दी जाए। डिग्निटी मीन के इज़्ज़त। हमें माशरे में, जैसे कि हमारा माशरा एक मर्द को, एक औरत को भरपूर इज़्ज़त से नवाजता है, वहाँ पर एक तीसरा तबका ट्रांसजेंडर का भी है, जहाँ एक मर्द को और एक औरत को इज़्ज़त दी जाती है। मेरे नज़दीक ट्रांसजेंडर को भी उतनी ही सोसाइटी में इज़्ज़त दी जाए। सेकंड, हमें रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा सामना है। फर्स्ट तो हमें फैमिली से वो रिजेक्शन की जाती है कि हमारे माँ बाप, बहन भाइयों का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होता, फिर सोसाइटी का रवैया अच्छा नहीं होता, जिससे ट्रांसजेंडर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं नॉर्मल लोगों से, और हर्ट भी होते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, ड्रग्स एडिक्शन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर सोसाइटी उन्हें रिजेक्शन ना दे, उनके साथ इज़्ज़त से बर्ताव करे, तो ट्रांसजेंडर्स एजुकेशन हासिल करें, स्किल्स डेवलपमेंट में आ जाएं,
और मर्दों के साथ जॉब्स करें, उनके शाना बशाना खड़े हैं। ट्रांसजेंडर में भी उतनी पावर है जितनी एक नॉर्मल मर्द एक औरत में है। मैं सोसाइटी से, गवर्नमेंट से कि इनके लिए अच्छे अच्छे मौके फराहम किए जाएँ, इनके लिए सपोर्ट्स प्रोग्राम्स हों, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हों, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स इनके लिए अवेल किए जाएँ। सेकंड, इनके लिए इस तरह के पैकेजेस निकाले जाएँ, स्टेपन्स वगैरह। अगर ये कोई स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, वो मज़ीद आगे बढ़ें, उनको मज़ीद आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। मैं यही सबसे तवक्को करना चाहता हूँ। तो क्योंकि अब थोड़ा सा हम एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आपने अगर कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हट के पूरी मेन स्ट्रीम कम्युनिटी इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, कोई मैसेज अगर आप दें मुख्तसर सा, जो कि आप ये सोचती हो कि शायद अभी तक किसी ने ये मैसेज नहीं दिया, वो मैसेज मैं दूँ, ऐसा कुछ मैसेज अगर आपका हो तो आप कम्युनिटी को। कि मैं ये जो मैसेज दूँगी ये बड़ा दिल को दहलाने वाला वाक़या है। मेरे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स की डेथ हो जाती है, तो हमें उनकी डेड बॉडी को सर्द खाने में रख के चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। मेरी रिक्वेस्ट है सोसाइटी से और गवर्नमेंट से कि जब एक ट्रांसजेंडर की डेथ होती है कि हमें उनकी डेड बॉडी उनके पेरेंट्स तक पहुंचानी होती है, जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। हमें 3-3, 4-4 दिन सर्द खाने में डेड बॉडी रख के उनकी ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना पड़ता है। मैं चाहूँगी कि लोग मेरी और मेरे इदारे ट्रांस प्राइड सोसाइटी की इस हवाले से हेल्प करें, ताकि एक ट्रांसजेंडर की जो मैयत होती है इज़्ज़त के साथ और टाइम के साथ उसके गांव में पहुँचा दी जाए। थैंक यू सो मच निशा इस मैसेज के लिए भी, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कम्युनिटी नेशनली भी और इंटरनेशनली भी जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहा होगा, इंशाल्लाह वो आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे। मोरली तो सबका सपोर्ट आप लोगों के साथ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जितना भी रिसोर्सेज के हवाले से भी सपोर्ट हो सके तो हमारी कोशिश होगी आपको सपोर्ट वो मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मुझे वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मलदा दिल उत्ते चन्ना जोर नहीं चलदा, आवें ते मनावांगी मैं हथ जोड़ के, माही वे तू गुस्सा कीता केड़ी गल दा, साड़ी अखां विचों नींदरा उड़ा के ते खोरे माही किथे रह गया। अच्छा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रिक्लेम योर लेजेंड। थैंक यू सो मच नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर निशा राव के इंटरव्यू को एंजॉय किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे कमेंट बॉक्सेस में इनबॉक्स करेंगे किसी भी किस्म की सपोर्ट जो आप ट्रांस प्राइड सोसाइटी को देना चाहते हैं या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे इनबॉक्स, हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुलें। आप कमेंट करें, और भी इसके अलावा भी किसी भी किस्म का आपको कोई सेशन या कोई अवेयरनेस ट्रांसजेंडर्स के हवाले से करनी हो, तो इंशाअल्लाह उसके लिए निशा राव जो है वो हमेशा हाजिर हैं। वो कभी इस तरह के कामों से इनकार नहीं करती, और उम्मीद करते हैं कि वो इसके लिए भी हमारे साथ हामी भरेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका हमारे इस इंटरव्यू को एंजॉय करने का। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, चैनल के नाम को याद रखने के साथ साथ आपने इस इंटरव्यू को लाइक करना है। जब इंटरव्यू को लाइक करेंगे तो इस इंटरव्यू को शेयर भी कीजिएगा। जब इंटरव्यू शेयर होगा तो सब्सक्रिप्शन भी होगी। जब शेयर होने के बाद सब्सक्राइब करेंगे तो इट मीन्स कि आपको इनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी इंटरव्यू आगे इंशाल्लाह हमारे चैनल पर आएंगे। थैंक यू सो मच। रिक्लेम योर लेजेंड के साथ ज़फ़र इकबाल आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरव्यू में किसी दूसरे मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।